Dear student, today discuss BSc first year major paper second minor open elective chemistry। आज हम इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे केमिस्ट्री का जो मेजर पेपर है उसका सेकंड पेपर, माइनर और ओपन इलेक्टिव का यूनिट फर्स्ट, यानी मेजर माइनर ओपन इलेक्टिव का यूनिट फर्स्ट है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग। अब उसमें एक टॉपिक दिया हुआ है लॉगरिथम रिलेशनशिप, उसको हम इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। आज हम बात करेंगे इसमें कर्व स्केचिंग यानी वक्र आलेखन। वक्र आलेखन क्या होता है? तो परस्पर संबंधित आंकड़ों का चित्र निरूपण ग्राफ कहलाता है। ग्राफ द्वारा यह प्रदर्शित किया जाता है कि एक चर राशि के परिवर्तित होने पर दूसरी चर राशि किस प्रकार से परिवर्तित होती है। जो राशि स्वतंत्र रूप से परिवर्तित होती है उसे स्वतंत्र चर राशि तथा दूसरी राशियां जो स्वतंत्र चर राशि के बदलने से बदलती है वह आश्रित चर राशि कहलाती है। तो एक तो स्वतंत्र चर राशि होती है और दूसरी आश्रित चर राशि होती है। ग्राफ बनाते समय स्वतंत्र चर राशि को एक्स एक्सिस पर तथा आश्रित चर राशि को वाई एक्सिस पर प्रदर्शित करते हैं। अतः आंकड़ों के तुलनात्मक अध्ययन के लिए यह एक उत्तम विधि है। अब बात करते हैं हम लोग ग्राफ बनाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो ग्राफ बनाने के लिए हम यहाँ पर 3 पॉइंट को डिस्कस करेंगे। पहली जो बात हो रही है वो मूल बिंदु तथा अक्षों का चुनाव। मूल बिंदु तथा अक्ष का चुनाव किस प्रकार करना चाहिए जिसमें ग्राफ के लिए ग्राफ पेपर का अधिक से अधिक भाग का प्रयोग किया जा सके। उदाहरण के लिए यदि स्वतंत्र तथा आश्रित दोनों चर राशियों के मान पॉजिटिव है यानी धनात्मक है तो इस दशा में मूल बिंदु पेपर के बाईं तरफ वाले नीचे के कोने के समीप लेना चाहिए जिसमें पूरा ग्राफ प्रथम क्वाड्रेंट में प्राप्त हो जाता है। आगे इसमें लिखा गया है कि यदि आप प्रयोगों के आधार पर दो चर राशियों के परस्पर संबंधित आंकड़े प्राप्त होते हैं तो एक चर राशि के आंकड़े को हम कहाँ लेंगे? एक्स एक्सिस पर लेते हैं और दूसरे राशि के आंकड़ों को हम कहाँ लेंगे? वाई एक्सिस पर लेते हैं। साधारणतः यदि हम बात करें तो स्वतंत्र चर राशि एक्स एक्सिस पर तथा आश्रित चर राशि कहाँ पर चली जाएगी? वाई एक्सिस पर चली जाती है। अतः उदाहरण यदि हम यहाँ पर कहें कि यदि स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन क्या कर रहा है? टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया, और किसी गैस का आयतन और उसके प्रेशर के बीच में रिलेशन को बताना है तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं? तो यहाँ पर रिलेशन बताने के लिए प्रेशर को तो हम लेते हैं एक्स एक्सिस पर और वॉल्यूम को हम लोग क्या ले लेंगे? वाई एक्सिस पर ले लेते हैं। आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पर ग्राफ के पैमाने का चयन। अच्छा ग्राफ बनाने के लिए ग्राफ के पैमाने का उचित चयन आवश्यक है। प्रयोगों से प्राप्त हुए प्रत्येक राशि के सबसे बड़े तथा सबसे छोटे आंकड़ों के अंतर को ध्यान में रखते हुए वर्गीकृत पेपर पर एक्स एक्सिस तथा वाई एक्सिस की लंबाई को देखते हुए उपयुक्त बड़े से बड़े पैमाने का मान लिया जाता है। आगे बात करें जिसमें प्रयोगों से प्राप्त समस्त आंकड़े उसी वर्गीकृत पेपर पर निरूपित किए जा सकते हैं। दोनों अक्षों पर एक ही पैमाने लेना आवश्यक नहीं है, यह अलग अलग भी लिए जा सकते हैं। ग्राफ में लिया गया पैमाने उसमें ऊपर अथवा एक्स अक्ष पर लिया गया पैमाने वाई अक्ष के बाईं लिख दिए जाते हैं। एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष पर लिए जाने वाले सबसे छोटे आंकड़े यथासंभव मूल बिंदु यानी ओरिजिन पॉइंट पर माने जाने चाहिए, लेकिन जिन्हें की सुविधा के लिए मूल बिंदु पर सबसे छोटे आंकड़ों से भी कम आंकड़ा माना जाता है। एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष पर सुविधा के लिए पैमाने के अनुसार कुछ आंकड़े अंकित कर दिए जाते हैं। तीसरी कंडीशन है यहाँ पर बिंदुओं का अंकन। क्या होगा? माने गए पैमाने के अनुसार प्रयोगों से प्राप्त दो संबंधित आंकड़ों की निरूपित करने वाले बिंदुओं को वर्गीकृत पेपर पर निरूपित कर लिया जाता है। जब किसी बिंदु अंकित हो जाए तथा इन बिंदुओं को
क्रम से महीन पेंसिल द्वारा एक रेखा में मिला दिया जाता है। इन बिंदुओं को सरल रेखा द्वारा न मिलाकर क्रम से कम एक ऐसे कर्व में मिला सकें जो अधिक से अधिक बिंदुओं से गुजरता हो तथा छूटे हुए बिंदु भी उस कर्व या उस लाइन के अत्यंत निकट चलते हो तथा उसे हम उपयुक्त शीर्षक दे देते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ ग्राफ। ग्राफ का उपयोग क्या है, तो हम यहाँ पर बायल के नियम के अनुसार इसका उपयोग समझते हैं। बायल के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये बायल का नियम है। तो माना स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का दाब आयतन V के व्युत्क्रमानुपाती है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, बायल का नियम कहेंगे। अब इस बायल लॉ को आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, आप देखेंगे कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर स्थिर ताप पर P जो है यानी प्रेशर वो वॉल्यूम के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी उसके बटे में चला गया। तो यदि हम इसको हटाएंगे तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर PV इक्वल टू K लिख सकते हैं, या इसको लिखना चाहे तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2 भी लिख सकते हैं। आगे बात करें, संबंध ऐसे प्रकट होता है कि दाब पर आयतन कम हो जाता है और दाब कम करने पर आयतन बढ़ जाता है। यदि हम इस रिलेशन को देखें, ये वाला रिलेशन आपको दिखाई दे रहा है, तो यदि आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा। दाब बढ़ाने पर आयतन कम होता है, आयतन बढ़ाने पर दाब कम हो जाता है। तो यहाँ क्या निष्कर्ष निकला, अतः हम क्या कह सकते हैं कि बायल के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा के दाब व आयतन का गुणनफल स्थिर होता है। स्थिरांक का मान गैस के द्रव्यमान ताप की प्रकृति पर निर्भर करता है। इस नियम के अनुसार विभिन्न राशियों के साथ में 3 प्रकार के ग्राफ यहाँ पर प्राप्त होंगे। अब आपको स्क्रीन पर 3 अलग अलग ग्राफ दिखाई दे रहे हैं, क्लियर है। और तीनों ग्राफ किसके बीच में बने हुए, प्रेशर और वॉल्यूम के रिलेशन को बता रहे हैं। अब देखो क्या क्या हो रहा है। पहला ग्राफ है आदर्श गैस समतापी वक्र यानी आइसोथर्म। उसके बारे में क्या कहा गया है, तो आप देखोगे स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन V तथा दाब P के मध्य ग्राफ खींचने पर चित्र 1.0 में प्रदर्शित आकृति का वक्र समकोणीय अतिपरवलय यानी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला प्राप्त होता है। इस वक्र से प्रदर्शित होता है कि दाब में वृद्धि से आयतन घटता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे पहला, इसमें जैसे जैसे दाब बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम यहाँ पर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये तो पहला ग्राफ हो गया। अब दूसरे ग्राफ के बीच तरफ चलते हैं। तो दूसरा आप देखो किसके बीच में बना हुआ है, वॉल्यूम और 1/P के बीच में इस ग्राफ को बना रखा है। तो दूसरी कंडीशन क्या है कि स्थिर ताप एवं स्थिर द्रव्यमान पर गैस के आयतन V तथा दाब 1/P के मध्य ग्राफ खींचने पर हमें B वाला ग्राफ प्राप्त होता है। ठीक है, यही मूल बिंदु से गुजरती हुई हमें सरल रेखा दिखाई देती है। तो आप देखोगे कि यदि हम वॉल्यूम V तथा 1/P के बीच में ग्राफ को खींचते हैं तो आपको एक सीधी रेखा यहाँ पर दिखाई देती है। आगे चलते हैं तीसरी कंडीशन की तरफ। तीसरी कंडीशन, स्थिर ताप तथा स्थिर द्रव्यमान पर गैस में PXV यानी P समानुपाती V तथा P के मध्य ग्राफ खींचने पर हमें C प्राप्त होता है, जिसमें हम देखते हैं कि आपको एक स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रही। मतलब आपने किसके बीच में ग्राफ खींचा, PV और P के बीच में ग्राफ खींचा, तो आपको एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर दिखाई देने लग जाती है। तो ये तो बात हमारी हुई यहाँ पर किसकी, कर्व की, ग्राफ की। तो आई होप ये जो लेक्चर हम लोगों ने इसके अंदर डिस्कस किया आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हम आप सब विदा लेते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं। थैंक यू स्टूडेंट्स।